ओके, स्टार्ट करें। आपका तो फर्स्ट क्लास है, उनका भी फर्स्ट क्लास ही होगा। जाकिया कंप्लीट की हुई है अकेले बैठ के। हम्म, तो हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें से 2 प्रैक्टिकल है और बाकी सब थ्योरी है। तो उसके बाद जो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें से एक हम ले रहे हैं और एक मैम ले रही है आईटी, और बाकी जो भी थ्योरी है वो दोनों हम लोग ऐसे मिल के ले रहे हैं। तो उसमें से एक है इकोनॉमिक्स, ये भी पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स टू बी स्पेसिफिक। और इस टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम है। तो है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ये 2+2 की छोटा क्वेश्चन आएगा, इससे 2 मार्क्स का। तो उसी को आज हम लोग पूरा एक क्लास में आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स था 11 12 में? हाँ, किसी का इकोनॉमिक्स नहीं है, किसी का इकोनॉमिक्स नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ आइडिया थोड़ा आपको कुछ इकोनॉमिक्स का कुछ? देशक কথা হচ্ছে, हाँ सेम सेम एकदम एग्जैक्टली सही है। आपको समझ में आया इकोनॉमिक्स का मतलब क्या बताएं? आपको दिख रहा है अच्छे से स्क्रीन? तो इकोनॉमिक्स मतलब बेसिकली जो भी हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे बताता है और एक कलेक्टिवली नेशनल लेवल पे हम लोग को डिटेल प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग व्हाट एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो हम लोग जो भी जिस लेवल पे भी है, चाहे इंडिविजुअल चाहे नेशनल लेवल पे है, हम लोग का कुछ नीड्स है और वांट्स है। ठीक है, तो ये जो नीड्स और वांट्स है लिमिटेड है अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, क्योंकि और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। तो हम लोग को इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि जो हम लोग का लिमिटेड रिसोर्सेस से हम लोग कैसे अनलिमिटेड डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ऑब्वियसली। जैसे एक गोल्ड है तो एक माइन में लिमिटेड क्वांटिटी का, लेकिन जो ज्वेलरी खरीदने वाला है वो उसका डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसे एक ठो कंसिस्टेंसी है कि दोनों बराबर रूप से चले, ताकि हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहे और एट द सेम टाइम हमारे डिजायर्स भी सेटिस्फाइड हो सके। तो इसमें हम लोग को इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स। तो ये हो गया हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक इंडिविजुअल हो गया, एक बिजनेस हो गया, एक गवर्नमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एंड सोसाइटीज मेक डिसीजंस अबाउट एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज। यानी स्कार्स मतलब क्या हुआ? लिमिटेड, जो कम रूप में है। टू सेटिस्फाई देयर, देयर मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? इंडिविजुअल को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को और सोसाइटीज को। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, जो भी नीड और वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इट एग्जामाइंस हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी, लेबर एंड नेचुरल मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, मनी भी लिमिटेड है, लेबर का जो हम लोग का मार्केट है उसमें लेबर का डिमांड सप्लाई भी लिमिटेड है, और नेचुरल मटेरियल्स ऑब्वियसली लिमिटेड है। बट इन लोग का हेल्प लेके हम लोग कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ताकि हम लोग का जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो पाए, इसी के लिए हम लोग को इकोनॉमिक्स हेल्प करता है स्टडी करने में। और क्या है? हाउ दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल। और साथ ही में ये भी पता करता है कि ये जो भी हम लोग का रिसोर्सेज है या फिर जो भी हम लोग का प्रोडक्ट्स है वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है, हम लोग को बता मतलब पढ़ने में हेल्प करता है। समझ में आया थोड़ा बेसिक्स? उसके बाद आगे और अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक्स और मेजर टाइप है इकोनॉमिक्स का। वो बेसिकली यही 2 टाइप होता है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, और आगे है वो बहुत सारा डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे। मेनली यही होता है माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो क्या होता है? फोकस ऑन, जैसे ये बताइए कि फोकस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स एंड मार्केट। हाउस होल्ड क्या करता है? जो लोग कंजम्पशन करता है। ठीक है, जो भी कंजम्पशन करेगा उसको क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड। कंजम्पशन मतलब कुछ चीज खरीदेगा, किस चीज को यूटिलाइज करेगा। और फर्म्स क्या होता है? जो कि प्रोड्यूसर्स होता है।
फर्म्स प्रोड्यूस करेगा और उसको भेज देगा कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। लेकिन ये जो एक जन बेचना होगा और एक जन को खरीदना होगा, तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा मार्केट में, ठीक है। और मार्केट्स भी वेरियस डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक। उसका नेक्स्ट क्या मतलब इसका स्टडी का मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टडीज हाउ डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशंस, यानी जो भी हम लोग पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको कैसे हम इफिशिएंटली एलोकेट करें। प्राइसिंग, एक जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं उसका कितना प्राइस रखना चाहिए। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड सप्लाई दोनों इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस टर्म्स है, थोड़ा डाइवर्स मीनिंग है दोनों का। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इतना ही समझेंगे कि डिमांड मतलब क्या, कि कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है और उस डिमांड को सप्लाई मतलब फुलफिल करने के लिए मार्केट में कितना अभी सप्लाई है, ठीक है। और यही डिमांड और सप्लाई का एक ग्राफ होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी पॉइंट से हम लोग का निकलता है प्राइस, ठीक है। इतना तक समझ में आया। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हम लोग का 11 12 और फर्स्ट सेमेस्टर में था। अब इस टर्म में हम लोग आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पे नहीं, इकोनॉमी एज अ होल, इंटायर कंट्री, मतलब जैसे हम लोग ज्योग्राफी में जिसको कंट्री बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में वही एक एक कंट्री को हम लोग इकोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो इकोनॉमी एज अ होल यानी इंटायर इकोनॉमी को एक बार में स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंसिडरिंग नेशनल एंड ग्लोबल फैक्टर्स, जो हम लोग का इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दोनों को एग्जामिन करता है, ठीक है। इसको नेशनल को और क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक, और ऐसे नेशनल है तो इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल, ये डोमेस्टिक है इसको ग्लोबल, ऐसे करके वेरियस टर्म्स यूज होता है। बेसिकली यही नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स को। और इसका क्या सब्जेक्ट मैटर्स है, एनालाइजेस इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, दाम बढ़ जाओ, माने किसी भी प्रोडक्ट का विथ टाइम, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसका विथ टाइम, टाइम के बीतने बीतने था तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस, और प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है, प्रोडक्ट वही सेम है, वो 1 किलो था 1 किलो ही है, जैसा क्वांटिटी था वैसा क्वालिटी सब है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका प्राइस अभी से बढ़ गया, उसी को बोलता है इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तो हम लोग सब जानते हैं, भिखारी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद नेशनल इनकम है, उसमें इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक साल में हम लोग के कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल पॉलिसीज क्या होता है, जो पॉलिसीज हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है रिगार्डिंग हम लोग का देश कैसे आगे चले, जैसे बजट इसमें ही आता है, फिजिकल पॉलिसीज में ही आता है। तो ये भी जो फिजिकल पॉलिसी बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, एज अ इकोनॉमी एज अ होल, तो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ कैसे हो रहा है उसको भी हम लोगों को इसमें मेजर करता है। तो ये माइक्रो और मैक्रो का दोनों का डिफरेंस और दोनों का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन है, समझ में आया। मैक्रो में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पूरा एज अ इकोनॉमी एज अ होल हम लोग पूरा पढ़ाई करके देखेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद ये वेरियस और बहुत सारे डेफिनेशन है, एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, कंसर्न विद फैक्चुअल स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसको एनालाइज करता है, और हम लोग का जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है उस पर ये निर्भर करता है। इसमें एक समझने का जो मेजर क्या है वो एक ही है लाइन है, एक्सप्लेन्स व्हाट इज रेदर देन व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या हुआ ये उसको कंसीडर करता है, ना कि क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग आगे कॉस्ट में भी जो सम्स करेंगे उसमें दिया रहेगा हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम सपोज करते हैं 5 आवर्स, और एक होता है एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम दिया हम लोग को 6 आवर्स। मतलब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज करते ए एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम यानी कितना टाइम लगना चाहिए 5 घंटा, लेकिन हम लोग को एक्चुअली कितना टाइम लगा 6 घंटा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल टाइम को कंसिडर करेगा, ना कि स्टैंडर्ड टाइम को। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से वो डिपेंडेंट होगा ऑन एक्चुअल टाइम, या फिर एक्चुअल व्हाट इज यानी क्या है, ना कि क्या होना चाहिए था। समझ में आया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब। और उसी का ठीक अपोजिट होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि फोकस करता है व्हाट ऑट टू बी, यानी वो स्टैंडर्ड टाइम को ही फोकस करेगा और इसको फोकस नहीं करेगा। इसका अपोजिट है, जैसे माइक्रो मैक्रो अपोजिट होता है, वैसे पॉजिटिव नॉर्मेटिव अपोजिट। और ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, और ये डिपेंडेंट करता है बहुत सारा पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले बना चुका है उसके ऊपर ही करता है, जैसे कि इन्वॉल्व्स रिकमेंडेशन है, ये दोनों समझ में है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव।
उसके बाद और 3 टाइप का है इकोनॉमिक्स, और बहुत टाइप का होता है जैसे जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, बट जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतने के लिए। और जो भी हम लोग का ये स्टडी मटेरियल है ये इनफ है एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो भी बनाया है वो पूरा अपना जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग कंसिडर करके बनाए, तो इतना अगर उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा है, बट एग्जाम के लिए बीकॉम के लिए इतना सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद क्या है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या मतलब, इकोनॉमिक्स किस चीज को स्पेशली पढ़ेगा, डेवलपमेंट को, ठीक है। तो क्या डेवलपमेंट को कैसे पढ़ेगा, स्टडीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सिमिलर साउंड करता है, बट दोनों सिमिलर नहीं है, ग्रोथ अलग होता है और डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है। स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज मतलब एक ऐसा कंट्री जिसमें पर कैपिटा इनकम कम है, जैसे पर कैपिटा इनकम कम जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो कंट्री इसमें लो इनकम कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इन सब कंट्रीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए किस इकोनॉमिक्स हम लोग यूज करेंगे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यूज करेंगे, ठीक है। और अब लो इनकम कंट्रीज है तो वहां पे कुछ कुछ चीजें जो मतलब फीचर में रहेंगे, जैसे कि पोवर्टी, लो इनकम कंट्रीज में पोवर्टी होगा ही होगा। अब जिस कंट्री में हम लोग का अगर इनकम कम होगा तो ऑब्वियसली जो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, समझ में आया वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या करता है फोकस पॉवर्टी रिडक्शन, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स किस में हेल्प करेगा, ऐसा पॉलिसीज बनाएगा जिससे हम लोग का पॉवर्टी रिड्यूस हो। पॉवर्टी रिड्यूस कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक इकोनॉमी में नया नया इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना, और अगर हम लोग नया इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करेंगे तो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो इकोनॉमिक सबका इनकम घटा हुआ था इनकम बढ़ेगा, इनकम ऑब्वियसली बढ़ेगा तो हम लोग का पॉवर्टी क्या होगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। सब इंटरलिंक्ड है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी दोनों को कंबाइन कर देता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक इकोनॉमिक्स में तो हम लोग को बता दिया कि कैसे प्राइस रखना है, क्या कैसे कुछ भी हम लोग को कितना मार्केट में डिमांड है, सप्लाई है, सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या मार्केट में जितना बायर आएगा वो सभी लोग परचेज करके जाएगा कि कुछ लोग घूम घूम के जाएगा, जो भी मार्केट में आता है सब तो परचेज करता नहीं है, बहुत लोग आता है परचेज करता है, बहुत लोग आता है परचेज नहीं करता है। तो किसके ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर फोकस नहीं करना है, ये हम लोग को बताएगा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अब कोई आएगा और सिर्फ सामान देख के गया, कुछ खरीदा नहीं, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि जो सामान लेने वाला है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो लेने वाला है। तो हम लोग को साइकोलॉजी से पता लग जाता है कि कौन लेने वाला है कौन नहीं लेने वाला है, और उसको इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर देते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि डिसीजन बनाने में बहुत ही सुविधा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, चैलेंजेस द ट्रेडिशनल एजम्पशन ऑफ रैशनल बिहेवियर। और ये जो पुराना बिहेवियर था, मतलब पहले एक ट्रेडिशनल एजम्पशन क्या था कि मार्केट में अगर कोई भी आएगा तो वो कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा ही जाएगा, तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी हमारे लोग का इकोनॉमिक मतलब जो भी हम लोग इन्वायरमेंटल पॉलिसी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा प्रैक्टिसेस जिससे हम लोग का जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक हम लोग के लिए कारगर रहे हैं। जैसे कुछ हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म हम लोग का चल सके, तो अगर वो लॉन्ग टर्म में बिना कोई डाउट का चले जा रहा है तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जो भी हम लोग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बना रहे हैं और जो भी हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे हम लोगों का क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी हमारे इकोनॉमी में उससे क्या चेंजेस आ रहा है, उसको मेजर करता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसका क्या करता है, फोकसेस ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी हम लोग रिसोर्स लेते हैं कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। जैसे हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक टॉपिक है, उसमें 4 कंपोनेंट होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो हम लोग को लैंड है वो कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर लैंड है, तो अर्थ किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का, ठीक है। लेबर, कोई एक इन्वायरमेंट में यानी एक सराउंडिंग में कोई रहता है तो वहां से भी मिल रहा है। कैपिटल पैसा, और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों थोड़ा अलग है, बट जो भी हम लोग को बेसिक एनुइटीज चाहिए, अब जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल भी कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये फोकस करता है हम लोग का रिसोर्स मैनेजमेंट में कि हम लोग का जितना भी रिसोर्स है वो कितना अच्छे से हम लोग एलोकेट कर पा रहे हैं, एंड टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, और हम लोग का क्लाइमेट इकोनॉमी में क्लाइमेट चेंज ना हो उसके ऊपर भी फोकस करता है। तो ये बेसिकली इतना सारा टाइप्स, बहुत सारा टाइप्स का इकोनॉमिक्स था, जिसमें हम लोग का मेजर है माइक्रो और मैक्रो, और दोनों में से और मेजर क्या है हम लोग का इस टर्म के लिए, मैक्रो। कोई डाउट अभी तक, कोई क्वेश्चन?
रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। हम्म। कोई भी वर्ड भी नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आगे और दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग इलेबोरेटली पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग बताए थे, पहला इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच हम लोग अभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, दो ब्रांच होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, समझ में। तो इसमें अभी हम लोग माइक्रो को पढ़ेंगे। तो माइक्रो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इतना समझ में आया, दैट स्टडीज द बिहेवियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ, यहाँ का मेन वर्ड क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी एक एक को पकड़ पकड़ के दिखाएगा। हाउस होल्ड तो वन हाउस होल्ड, फर्म तो वन फर्म, इंडस्ट्री तो वन इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री क्या होता है? अगर सिमिलर फर्म्स है, मतलब आयरन प्रोड्यूसिंग फर्म्स है, तो सपोज करते हैं एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ये भी आयरन प्रोड्यूस कर रहा 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 है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल एक एक फर्म है, ठीक है। और अगर इन चारों को हम लोग ऐड करके दिखाएं कि ये चारों क्या है? आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब सिमिलर फर्म को हम लोग ग्रुप करते हैं तो वही एक इंडस्ट्री बन जाता है, समझ में आया? तो ये ए बी सी डी क्या एक वर्ड में हम लोग बताएंगे तो क्या बताएंगे? एक आयरन इंडस्ट्रीज है। और अगर एक मतलब दोनों इंडिविजुअली सब कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ए क्या है? एक आयरन प्रोड्यूसिंग फर्म है, बी क्या है? आयरन प्रोड्यूसिंग फर्म है, लेकिन सबको एक इंडस्ट्री में डाल दिए तो क्या है? आयरन इंडस्ट्रीज के अंडर में आएगा। तो फर्म्स और इंडस्ट्री के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये फर्म है और ये ग्रुप ऑफ फर्म्स है, ठीक, सिमिलर फर्म्स। उसके बाद क्या है? इट फोकसेस ऑन हाउ दिस एंटिटीज एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज, बार बार वही टॉपिक घूम घूम के आएगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड नीड्स एंड डिजायर। समझ में आ गया? मैं ওটা আমি বলছি कि इंडस्ट्री जो मतलब देखने में लग रहा है इंडस्ट्रीज की एक बड़ा टर्म है, ठीक है, बट एक सिमिलर इंडस्ट्री, ये देखिए आयरन, अगर ऑल इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी हम लोग देखेंगे तब वो मैक्रो में जाएगा। एक सिमिलर इंडस्ट्री, जैसे अब ये आयरन इंडस्ट्री अगर सपोज करते हैं वेस्ट बंगाल में है, तो ये वेस्ट बंगाल इकोनॉमी के अंडर में आएगा कि एक स्टेट में आएगा? स्टेट में आएगा, तो माइक्रो की मैक्रो है? माइक्रो। लेकिन अगर बोलेगा वेस्ट बंगाल का आयरन इंडस्ट्री प्लस महाराष्ट्र का प्लस पुणे का, सबका ऐसे से करके बोलेगा, तब होगा मैक्रो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक स्टेट के अंदर भी इंडस्ट्री रह सकता है और बहुत सारा फर्म मतलब इंडस्ट्रीज को मतलब स्टेट्स को मिला के भी इंडस्ट्री रह सकता है, ठीक है। तो एक सिमिलर इंडस्ट्री जब हम लोग स्टडी करेंगे तो माइक्रो का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, समझ में आया माइक्रो। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। तो वही बेसिक्स बेसिक्स जो भी हम लोग पढ़े उसी को वापस ये एक एक बार करके रिपीट करेगा। इसमें ना सब इजी है, बार बार रिपीट होगा, लेकिन एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अपने आप से ही सब कुछ लिख पाएंगे, क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है। तो पहला वही सबसे जरूरी रिसोर्स एलोकेशन, कि हम लोग रिसोर्स को कैसे एलोकेट कर रहे हैं। रिसोर्स एलोकेट मतलब करना, जहां पे हम लोग को प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे हम लोग को रिसोर्सेज डालना पड़ेगा, जैसे लैंड लेबर, तो वहां पे हम लोग को कितना कितना डालना है कि हम लोग का प्रोसेस बिना कोई दिक्कत का चलते रहे और क्या हो, मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करे। मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है, या फिर कम से कम लेबर में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, यानी सबसे कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, तब वो बोलेंगे कि हम लोग उसको कैसे कर रहे हैं, मैक्सिमम उसका यूटिलिटी को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एनालाइजिंग हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, वही बार बार लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हैं ताकि हम लोग को मैक्सिमम यूटिलिटी और प्रोडक्शन मिल पाए। तो ये भी किसका सब्जेक्ट मैटर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें हेल्प करता है, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन में, कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होता है, तो वो प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। तो जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है कैसे होता है? सप्लाई और डिमांड का दोनों को स्टडी करके होता है। बताया था ना कि ऐसे इंटरसेक्शन होगा और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। एग्जामिनिंग हाउ कंज्यूमर्स मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद इन द बजट कंस्ट्रेंट्स। तो जो भी हम लोग का कस्टमर है उन लोग का बजट का कंस्ट्रेंट है,
लेकिन उन लोग का डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो उन लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना भी एक फर्म का ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी कैसे फुलफिल करेगा, बाय एग्जामिनिंग हाउ कंज्यूमर्स मेक डिसीजन। और कैसे एग्जामिन करेगा कि कैसे डिसीजन मेक करता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, हम लोग को बहुत सारा डेटा प्रोवाइडेड रहेगा, तो उससे हम लोग एलोकेट करके बता पाएंगे, उसको सेग्रीगेट करके, उसको स्टडी करके कि कंज्यूमर कैसे डिसीजन बनाते हैं। जैसे देखिए दुर्गा पूजा के टाइम बहुत सारा कपड़ा आ जाता है, ऑफ सीजन में उतना कपड़ा नहीं, तो उस हिसाब से वो जानता है कि दुर्गा पूजा के टाइम आएगा तो हम लोग का क्या सेल्स बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से वो क्या करता है कि ज्यादा ज्यादा जो भी कपड़ा मार्केट में आता है उसका डिमांड भी रहता है, सप्लाई भी ज्यादा रहता है, तभी जाके हम लोग का फिर जो जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो पाता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी है। उसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, स्टडी हाउ फर्म्स कैन प्रोड्यूस गुड्स एट द लोएस्ट पॉलिसी। अच्छा, एफिशिएंट है मतलब क्या करेगा, अगर कोई भी प्रोडक्शन फर्म एफिशिएंट है उसका मतलब क्या है कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे, कॉस्ट पे हम लोगों का क्या है, प्रोड्यूस गुड्स, यानी जो भी हम लोग का गुड्स प्रोड्यूस होगा एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। तो अगर हम लोग लोएस्ट कॉस्ट पे अपना गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम लोग का फर्म क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंट है। तो ये कैसे प्रोडक्शन एफिशिएंट बनेगा, इसका भी एक स्टडी है जिसमें हम लोग को हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वाइल ऑप्टिमाइजिंग आउटपुट। और आउटपुट को तो बढ़ाना है ही हम लोग का एक का, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मार्केट है, बहुत बड़ा अलग अलग तरह का मार्केट है, तो उस मार्केट का एनालिसिस करना कि कौन से मार्केट, अगर जैसे आपका एक फर्म खोले तो आप किस मार्केट में ऑपरेट करेंगे, तो उसमें का भी डिसीजन है, वो भी इसके हेल्प से हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक्सप्लोरिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। तो बहुत एक इकोनॉमी में बहुत तरह टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ कुछ है। पहला परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन एक टाइप का मार्केट है जिसमें बोलता है कि जो नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स दोनों सेम रहता है, ठीक है, और प्राइस भी सेम रहता है पूरे मार्केट में, और सबको नॉलेज रहता है कि कितना प्राइस है, कितना नहीं प्राइस है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, एक इमेजिनरी टाइप ऑफ मार्केट है, क्योंकि हर जगह परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। बट इसका सबसे क्लोज एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। जैसे कि हम लोग आलू खरीदते हैं, जैसे मार्केट में आप जाएंगे तो यहाँ पे 32 रुपए किलो मिल रहा है, उधर भी कोने में चल जाएंगे तो उतना भी कितना है, 32 रुपए किलो, ऐसा ही चलता रहता है। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन का एक जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको उसका फीचर बताया, वो कैसे बताया, विद हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हुआ और स्टडी करके हम लोग को ये चीज बताया गया। उसके बाद सेकंड मार्केट क्या, और एक तरीका क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर का, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि एक बायर रहता है और सब सेलर रहता है, यानी जो सेलिंग करेगा वो एक ही रहेगा, बाकी सब उससे खरीदेगा। जैसे इंडिया में एक एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडियन रेलवे, यानी इंडिया में रेलवे कौन ऑपरेट कर सकता है, हाँ हाँ, सेलर एक जन থাকবে और बाकी सबाई बायर থাকবে, ठीक है। तो जैसे इंडिया में कौन रेलवे ऑपरेट कर सकता है, ओनली वन के इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज को छोड़ के और कोई ऑपरेट नहीं कर सकता रेलवे। और जैसे कोलकाता में मेट्रो, तो कोलकाता मेट्रो डिपार्टमेंट, अब जैसे कोई बड़ा कोई आदमी जैसे अंबानी आया, बोलेगा कि हमको कोलकाता में मेट्रो चलाना है, तो वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है और ये मोनोपोली मार्केट है। जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग का सीएससी सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, और कोई सप्लाई कर पाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो सीएससी है उसको तो कुछ मोनोपोली पावर देके रखा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स है, उसका भी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो क्या क्या डिटरमाइन करेगा, इम्पैक्ट एंड ऑन प्राइसिंग एंड आउटपुट, यानी प्राइस चेंज करेगा तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, या आउटपुट में कुछ चेंज करेगा तो प्राइस में क्या चेंज आएगा, ये भी स्टडी करता है, ठीक है। और लास्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अच्छा, अगर हम लोग इतना स्टडी किए कि रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें, प्राइस डिटरमाइन करें, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, प्रोडक्शन एफिशिएंसी चेक करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, तो सबसे हम लोग को कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। तो उस डेटा को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, ताकि हम लोग का इन फ्यूचर जो भी प्रोडक्शन रहे वो सिमलेसली चलता रहे। समझ में आया? तो ये था वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई वर्ड, कुछ पॉइंट जो समझ नहीं आया? ना, अब जैसे गोल्ड डायमंड है तो अमेरिका में गोल्ड का प्राइस सेम है और इंडिया में सेम है ना, तो सेम नहीं है। और जैसे कि चार्जेस, जैसे कि दो ही नेकलेस है, ठीक है, दो नेकलेस है सपोज करता है,
डिमांड सप्लाई पे वो डिपेंड करेगा, वो श्योरली डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक ही मार्केट स्ट्रक्चर में वो सिमिलर है। बोले ना कि ऐसा मार्केट एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट एग्जांपल है वो है अपना मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही वैसा रहता है। आपको पता है कि ये अमेरिका में गोल्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करता है और इंडिया में कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? नहीं पता है, लेकिन अमेरिका वाला को भी पता है और इंडिया वाला को भी पता है कि आलू कैसे निकलता है। तो उसमें पूरा अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में था, अगर आप पढ़ेंगे ना तो परफेक्ट कंपटीशन का, तो मेनली उसका 6 मेन फीचर्स होता है। उसमें एक ये भी है कि पूरा बायर और सेलर सबको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और एक उसमें फीचर है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें होता ही नहीं है। यानी अगर आप वेस्ट बंगाल में ऑपरेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी उसको सप्लाई करेंगे तो सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, और यूएसए में भी अगर सप्लाई करेंगे तो सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा। ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये भी एक असम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। समझ में आया? हम्म। आपका तो रिवीजन चला, बोरिंग लग रहा है ना? ठीक है। अब स्कोप है। स्कोप मतलब किस किस चीजों में हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। ऑपरेट कर रहे, ठीक। शायद किसी का फोन का हो, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ेगा, वही जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे फिर स्कोप निकल जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेगा कि कंज्यूमर कैसे कंजम्पशन का डिसीजन लेता है, यानी क्या चीज खरीदना है क्या चीज नहीं खरीदना है उसका डिसीजन। और यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ कुछ थ्योरीज है। इसमें एक है यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड थ्योरी यानी लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे चेंज करते हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस को चेंज करने से मेरा डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का अंडर में ये सब पॉइंट आता है। उसके बाद क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्राइस में प्रोड्यूस करेंगे और कितना प्राइस में उसको सेल करेंगे, ये आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। हाउ फर्म्स मेक डिसीजन ऑन रिसोर्स एलोकेशन टू मैक्सिमाइज आउटपुट। कंज्यूमर बिहेवियर बताएगा कि कैसे कंज्यूम करना है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बताएगा कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू। तो उसका क्या क्या टॉपिक आएगा, कॉस्ट एनालिसिस, कि कितना कॉस्ट पे हमको प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन फंक्शन, हम लोग का प्रोडक्शन बहुत सारा क्या बोलते हैं डिपेंडेंट रहता है बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर, तो उन फैक्टर्स के चेंज की वजह से हम लोग का प्रोडक्शन भी चेंज करेगा, तो उन सब का स्टडीज है। उसका लॉज ऑफ रिटर्न, तो हम लोग का जो भी प्रोडक्शन करेंगे तो वो 3 स्केल में मोटा मोटी जाएगा। एक आ जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। तो किस में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का रिटर्न सबसे मैक्सिमम रहेगा, ये भी स्टडी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, वही डिमांड और सप्लाई से करके, सप्लाई और डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम से क्या हम लोग का निकलेगा, प्राइस निकलेगा। तो कैसे प्राइस डिटरमाइन होगा वो भी इसका सब्जेक्ट मैटर है। परफेक्ट कंपटीशन बता दिया, मोनोपोली बता दिया। ओलिगोपोली क्या होता है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर। फ्यू मतलब लेस देन 10, एक ऐसा मार्केट जिसमें 10 से कम बायर्स हो लेकिन सेलर्स हो, लेकिन सप्लायर्स मतलब बायर्स बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इंडियन ऑयल है और 2-3 है, तो वो इसमें क्या है कि हम लोग का सेलर्स कम है बट बायर्स बहुत, ठीक है, लेकिन वो लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट देते हैं। जैसे इंडियन ऑयल भी पेट्रोल ही बेच रहा है, और बाकी और कोई एग्जांपल है आप लोग को? सब चलिए ठीक है, ये थोड़ा अगर हार्ड है तो कार इंडस्ट्रीज, मारुति भी कार ही बेच रहा है, टाटा भी कार ही बेच रहा है। थोड़ा डिजाइन में अलग होता है लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करता है, क्लोज सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आता है, कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और मार्केट एफिशिएंसी। कौन मार्केट कितना एफिशिएंसी से ऑपरेट कर रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहा है कि एक ही प्रोडक्ट के लिए दूसरा दूसरा बायर से दूसरा दूसरा प्राइस चार्ज करना है। जैसे आप आए बॉटल खरीदने के लिए तो हम बोले 50 रुपीज का है, तो ये सेम बॉटल अगर वो आएंगे हम बोलेंगे 60 रुपीज का है, तो हम 10 रुपीज उनसे एक्स्ट्रा लिए, तो इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस हम अलग अलग किए। और एनालाइजेस वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड हाउ दे ऑपरेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या है और कैसे वो सब ऑपरेट करते हैं। उसके बाद है फैक्टर प्राइसिंग, यानी जो भी हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब का प्राइसिंग कितना है। अब जो लैंड दे रहा है हम लोगों को वो हम लोगों से क्या लेगा, रेंट लेगा। लेबर हम लोग से क्या लेगा, वेजेस। कैपिटल के ऊपर हम लोग क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। और जो इंटरप्रेन्योर है यानी जो भी हम लोग का ओनर है उसको हम लोग क्या पे करेंगे, प्रॉफिट।
तो कितना प्रॉफिट पे करेंगे, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना रेंट पे करेंगे, कितना वेजेस पे करेंगे, ये भी फैक्टर प्राइसिंग के अंडर में आता है। तो ये वेरियस स्कोप था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या क्या कर सकता है। कोई पॉइंट ऐसा है कि जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, कंज्यूमर बिहेवियर से लेकर फैक्टर प्राइसिंग तक? ठीक है, अब हम लोग पढ़ लिए माइक्रो, अब हम पढ़ेंगे मैक्रो। तो मैक्रो भी हम बताए थे क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। मतलब एकदम डेफिनेशन सेम है, जो मेन वर्ड है खाली वही डिफरेंस होगा। दैट स्टडीज द बिहेवियर, सेम परफॉर्मेंस, सेम स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या, इकोनॉमी, उसमें क्या था, इंडिविजुअल यूनिट्स, और इसमें क्या है, इकोनॉमी एज अ होल। इट फोकसेस ऑन लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी जो लार्ज स्केल में जो हम लोग का इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसको स्टडी करता है। एंड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब हम जैसे बताए ना इंडस्ट्रीज, तो एग्रीगेट मतलब क्या करना, सम टोटल। तो एक इंडस्ट्री प्लस एक इंडस्ट्री प्लस एक इंडस्ट्री सबको लेके चलेगा, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। तो उसको स्टडी करेगा। उसके बाद क्या है, सच एस नेशनल इनकम, मतलब एक साल में एक इकोनॉमी कितना इनकम किया, उसका स्टडी। इन्फ्लेशन, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग के देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि घटा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, और जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो कैसे फॉर्मुलेट होगा। ये है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो क्या स्टडी करता है, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, एग्रीगेट वैल्यूज लेता है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, हेल्प करेगा हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ेगा उससे हम लोग को क्या डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, तो उस पर डिटेल्स को प्रोवाइड करके हम लोग क्या बनाएंगे, बहुत सारा पॉलिसीज बनाएंगे। और जिस पॉलिसीज को हम लोग बनाएंगे किस लिए, ताकि हम लोग सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सके, या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन कर सके इन द इकोनॉमिक मेजर इन जीडीपी। यानी जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना हम लोग का लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो ये स्केल है वो भी अपना बढ़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, थोड़ा पानी पीजिए। ठीक है, उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगा। टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक कंट्री में हम लोग कैसे उसको बूस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज न्यू सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर एम्प्लॉयमेंट हम लोग का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, हम लोग का घटेगा इन द इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब लोग समझ लिए क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, और इसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन, यानी प्राइस डिक्रीज करेगा। और इंश्योर क्या करना है, दैट प्राइस लेवल्स रिमेन स्टेबल। अब अगर हम लोग ज्यादा प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग का कंज्यूमर्स परेशान हो जाएगा, खरीद नहीं पाएगा। और प्राइस एकदम कमाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन में तो हम लोग का कॉस्ट उतना ही आ रहा है, तो हम लोग का इससे प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो दोनों को बीच में एक इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा, और वो इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, प्राइस लेवल को स्टेबल करने से। ठीक है, ये भी हेल्प है। उसके बाद क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, तो हम लोग का नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत सारा जो कंट्रीज है उससे सेल परचेज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जो बैलेंस है, यानी हम लोग का जो दो साइड है, एक इनकम वाला और एक एक्सपेंडिचर वाला, तो हम लोग का इनकम तो बढ़ ही रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर थोड़ी आएगा। या तो हम लोग का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या इनकम ज्यादा होगा। इनकम ज्यादा होगा तो हम लोग का प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो अपना लॉस। तो लेकिन ये दोनों कैसे इक्वल रहेगा, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। ये किसका टॉपिक आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी क्या रखना होगा, स्टेबल रखना होगा। अगर हम लोग का लॉस ज्यादा होगा तो हम लोग का इकोनॉमी ज्यादा देर तक रन नहीं कर पाएगा, तो उसमें भी हम लोग को स्टेबल करने में हेल्प करता है। और बहुत कमी कंट्री है जिसका बढ़ता रहता है इनकम। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा कंसिडर किसका करेंगे, क्योंकि इंडिया का में है, तो इंडिया का हम लोग का अधिकतर टाइम क्या रहता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है। टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, तो हम लोग को फेवरेबल बैलेंस में हमेशा रहना है। और इसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो हम लोग के कंट्री में इनकम सभी अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी इक्वल इनकम अर्न कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे टीचर है, मेरे को अलग इनकम मिल रहा है, और कोई महाराष्ट्र में कहीं और टीचर है वो अलग कर रहा है, लेकिन यानी सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा पॉलिसी स्ट्रेटेजीज आएगा जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, इनकम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मॉडल्स है वो, अप्लाई करने से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उसका श्योरिटी नहीं है, बट एक मॉडल है। एंड प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो वेल्थ भी है उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना।
उसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी टू इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में उसको यूटिलाइज करना टू अचीव द हाईएस्ट इकोनॉमिक आउटपुट, यानी मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट with the lowest amount of resources used in optimity। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक एफिशिएंसी। उसके बाद क्या है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग को होता है वो इंडिया में कौन देता है हम लोग को, ये देता है आरबीआई। गुड। और जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो हम लोग का देता है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से हम लोग क्या रेगुलेट करते हैं, जो हम लोग का मनी है कि कंट्री में कितना करेंसी रहना चाहिए या फिर कितना फॉरेन रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, उस सबको कैलकुलेट करने के लिए और उस सबको मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज आता है। और देश में कितना बजट रहेगा, कितना प्रोडक्शन, कितना क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग करते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। एंड सप्लाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, तो इसमें भी हम लोग को हेल्प करता है। ये कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में है? जीडीपी आएगा नेक्स्ट, मतलब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जीडीपी मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में हम लोग डोमेस्टिक मतलब इंटरनल यानी नेशनल लेवल पे कितना प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किए, उसको बोलते हैं जीडीपी। और इसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन और बहुत सारा 2-3 टर्म होता है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का एनडीपी। ठीक है, एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेट हो गया मतलब क्या, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर दिए, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना तो हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक साल में हम लोग का देश में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना इंटरनल, लेकिन हम लोग का बहुत सारा फर्म्स है और बहुत सारा आदमी है जो बाहर भी काम करता है, तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, यानी इंटरनेशनली जो हम लोग ऑपरेट कर रहा है, तो हम लोग को मिल जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी नेशनल लेवल पे यानी पूरा इंडिया प्लस आउटसाइड मिला के हम लोग का एक साल में एक्चुअली कितना आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस किए उसको बोलते हैं एनएनपी। और जो भी एनएनपी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग देश का नेशनल इनकम। ठीक है, आगे है चैप्टर में है उसमें और पूरा एलेबोरेटली उसमें सम्स भी आएगा कि कैसे हम लोग एनएनपी एनडीपी ये सब को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए क्या है कि हम लोग एक साल में कितना प्रोडक्शन किए उसको, वही हम लोग का देश का क्या होता है, जीडीपी होता है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि इस साल हम लोग 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और नेक्स्ट ईयर हम लोग 110 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले साल में लोग 10 कम किए। ठीक है, पहले 100 किए थे, अभी 110 किए, तो अभी हम लोग का इंक्रीज कितना हुआ, 10 का। तो हम लोग का जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ आया, ग्रोथ कितना परसेंट का ग्रोथ आया, 10%, ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यह है जीडीपी। और कुछ पॉइंट? ओके, अब फटाफट ये सब कवर कर लेते हैं। जीडीपी बढ़े माने पॉजिटिव इफेक्ट ना, ওটা আমি বলছি, यानी जीडीपी बढ़ रहा है यानी हम लोग का क्या, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, पहला हम लोग के यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ा है। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग लेवल पे अगर हम लोग 100 कर पा रहे हैं, अभी 110 कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट पाया होगा तभी ना हम लोग कर पा रहे हैं। यानी 100 लेबर अगर 100 लेबर अगर 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इन लोग का एफिशिएंसी बढ़ा होगा तभी ना अब 110 कर पा रहा है। और या फिर 110 लेबर की जगह 100 लेबर की जगह 110 लेबर ऑपरेट कर रहा है, तो यानी 10 जन को इंप्लॉयमेंट बढ़ा मिला, यानी इसका मतलब ये हुआ। तो इंप्लॉयमेंट अगर बढ़ा हम लोग के कंट्री में तो ये अच्छा चीज है या खराब चीज है, अच्छा चीज है। तो इसीलिए तो ये इंप्लॉयमेंट बढ़ा, इसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का 10 यूनिट्स और हम लोग प्रोड्यूस कर पाया। 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए वो हम लोग का किस में शो कर रहा है, जीडीपी में। तो हम लोग का जीडीपी बढ़ा और इसको शो कैसे कर रहा है, इंप्लॉयमेंट बढ़ा। तो इंप्लॉयमेंट बढ़ा और जीडीपी बढ़ा, दोनों हाँ
ডিমান্ড কমে গেছে বা কিছু, কিন্তু मतलब हम हिंदी में बता रहे, ठीक है, मेरा बंगाली नहीं है, तो मेरा मतलब है कि अगर आप पहले 100 कर रहे हैं तो अभी आप अगर मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा तो आप 110 क्यों करेंगे, आप ये बताइए। नहीं, जो भी प्रोडक्शन करता है तो वो लोग मार्केट स्टडी करके प्रोडक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि 1000 प्रोडक्ट बना के मार्केट में अपना स्टॉक में रख दिया। जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे हम बताए थे ना, प्रोडक्शन का जो भी प्राइसेबिलिटी, यहाँ पे देखिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या क्या बोलता है कि पहले हम लोग मार्केट में एनालाइज करेंगे कि अपना सप्लाई मतलब डिमांड कितना है। अगर हम लोग का डिमांड सपोज करते हैं मार्केट में है 90 यूनिट्स का, तब हम लोग 100 प्रोड्यूस करेंगे। আলাদা ডিমান্ড, হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে স্পেশাল কেস। स्पेशल केसे एमनी হয়, जैसे लॉकडाउन लगी ছিল, लॉकडाउन के टाइम में भी दिक्कत हुआ, ठीक है, और बहुत सारा जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया कहीं पे, तो हम तो अपना मार्च तक में अपना जितना भी था हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, क्योंकि हमको लगा था कि अप्रैल से लेके मई के बीच में मेरा 100 यूनिट सेल सोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या किए, मार्च में अपना स्टॉक रख दिए, अप्रैल 15 अप्रैल को लड़ाई हो गया, तो हम लोग का स्टॉक वेस्ट हुआ, ऑब्वियसली वेस्ट। तो स्पेशल सिनेरियोज में ऐसा होता है, लेकिन आप जैसे बोले ना कि वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा वेस्ट नहीं होता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ना कि हम लोग को कितना कितना प्रोड्यूस करना है, तो उतना प्रोड्यूस करके ही हम लोग फिर उसके साथ, जैसे अभी आप लोग इधर कम स्टूडेंट है, ऑनलाइन ज्यादा स्टूडेंट है, हम लोग इस रूम में पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि 15-20 स्टूडेंट से ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ा रूम लेंगे। तो हम लोग को बड़ा रूम लेना वेस्ट हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। समझ में आया? ऐसे होता है। अगर अभी हम लोग बड़ा रूम लेते और इतना कम रहता, तब जाके होता कि नहीं वेस्ट। तो हम लोग भी प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, देखे कितना भी मार्केट डिमांड है वैसे, तो वेस्ट वैसे नहीं जाता। और जो जीडीपी है वो और बहुत सारा फैक्टर है, इंप्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उसके बाद और क्या था, एजुकेशन, सबको लेके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबको लेके चलता है। अगर सब में इंक्रीज आएगा तभी हम लोग बोलेंगे जीडीपी में ग्रोथ है, लेकिन जो जीडीपी है वो सोनली डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, और जो डेवलपमेंट है वो इस सब को भी फैक्टर्स को भी देखता है। हम बताए थे ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो फर्क। ग्रोथ सोनली हम लोग को बात करेगा किसके ऊपर, कि हम लोग का कितना प्रोडक्शन बढ़ा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हम लोग का बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी घटेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का देश डेवलप हुआ। समझ में? कुछ और डाउट? ये क्लियर हुआ? ये जबरदस्ती का मान ले रहे कि हाँ ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? मुझे वो डाउट क्लियर नहीं हुआ कि जीडीपी बढ़ना हमेशा सही कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है, तो नेगेटिव में भी जा सकता है। एक्चुअली जीडीपी नेगेटिव में जाएगा, इसका मतलब क्या, हम लोग का जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी जितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे उससे हम लोग कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जीडीपी घटेगा। अब इंडिया का देखेंगे, अगर 2014 से लेकर 24 तक देंगे तो जीडीपी लगातार इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रोडक्शन हम लोग का बढ़े जा रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, हम लोग जो एग्जिस्टिंग लेवल थे उस लेवल से आगे गए, तभी हम लोग का लेवल मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। जैसे वही सेम एग्जांपल, अभी 100 लेबर था, तो यानी लेबर का क्वांटिटी हम लोग का बढ़ा तभी ना प्रोडक्शन बढ़ा, या फिर जो 100 ही लेबर था ये लोग ज्यादा एफिशिएंट हो गया तभी हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ा। समझ में आया? तो जो भी प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ रहा है वो बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हो तभी होगा, ऐसे रखे रखे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो आगे जब वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना जीडीपी एनएनपी, वहां पे बहुत सारा फैक्टर्स उसको पढ़ेंगे, तो वो सब फैक्टर को पढ़ेंगे तब हम लोग और क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, अभी मोटा मोटी डाउट क्लियर हुआ ना? ठीक है, वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बट अभी समझाएंगे तो फिर उल्टा उधर इधर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब स्कोप क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज हम लोग को अच्छा, आप लोग रीडिंग कर लीजिए खुद से। तो जैसे हम लोग बताए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे।
तो ये हाँ, तो ये पांचों टर्म में से कुछ ऐसा टर्म है कि इसमें समझ नहीं आया? जीडीपी, नेशनल इनकम, जीएनपी, ये सब ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग समझ ही रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का विथ स्पैन ऑफ टाइम, मतलब समय बीत रहा है और उसका दाम बढ़े जा रहा है, उसको बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। जैसे कि आज सपोज करते पेन हम लोग को 3 रुपए में मिल रहा है, 1 साल बाद 4 रुपए में मिला, फिर 1 साल बाद 5 रुपए में मिला, तो जो 3 से 5 हुआ, ये क्या हुआ? प्राइस हम लोग का बढ़ा। तो ये जो प्राइस बढ़ा, लेकिन प्रोडक्ट क्या अलग है कि सेम है? प्रोडक्ट सेम है, तो उसका विथ टाइम हम लोग का प्राइस बढ़ गया, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और उसका अपोजिट हो गया डिफ्लेशन, कि एक समय के साथ साथ पहले 5 में दिखता था, फिर वो बिक ही नहीं रहा है, तो उसको 4 में बेचना स्टार्ट किया, तभी भी नहीं बिक रहा, 3 में बेचा, तो क्या हुआ? प्राइस कमते गया विथ टाइम, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और आलादा जिनिस আছে, মানে मतलब और बहुत कुछ इसका डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज में हम लोग का मनी सप्लाई में एक चैप्टर आता है करेंसी, कितना करेंसी हम लोग पब्लिश करेंगे एक साल में। मार्केट में जो भी हम लोग का करेंसी वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर मार्केट में हम लोग करेंसी का बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? मनी का जो वैल्यू है वो वैल्यू खो देगा। तो वैल्यू खो देगा तो क्या? एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेस सप्लाई जैसे ही होगा, हम लोग का प्राइस बढ़ते रहेगा, प्राइस यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा, समझे? तो वो भी उसका मॉनेटरी में भी उसमें आता है। जैसे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए क्या क्या आता है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, यानी जितना भी हम लोग का इंडिया में बैंक है, सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई, और बहुत सारा अपना वो क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, उसके बाद जो भी इंडिया का जो भी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सब कैसे ऑपरेट करेगा? इन सब के बीच में और आरबीआई के बीच में कैसा रिलेशन होगा? ये लोग कैसे ट्रांजेक्शन करेगा? जैसे हम लोग तो ज्यादा पैसा सिर्फ जमा कर देते हैं, बट उसके पीछे क्या क्या होता है? कोई पैसा डिपॉजिट करेगा, अब बहुत लोग लोन लोन भी लेगा, तो ये डिपॉजिट और लोन दोनों कैसे बैलेंस रहेगा? लोन में हम लोग को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद एंड रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, एक टाइम पीरियड पे हम लोग को कितना मनी सप्लाई करना है, ठीक है। करेंसी वैल्यू ओटा मतलब आगे आएगा, उसमें वो फॉरेन एक्सचेंज और ये मार्केट डिमांड सप्लाई को मिला के ही फॉरेन को करता है। और जो इंटरनेशनल वाला जैसे $1 इज इक्वल टू 85, वो होता है फॉरेन मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसको देख के। और एग्जिस्टिंग इंडिया में अगर डॉलर आएगा या डॉलर जाएगा, उसके ऊपर भी फिर डिपेंड करेगा, वो भी है। मनी सप्लाई एक चैप्टर है उसमें फिर है। फिर इंटरेस्ट रेट्स, तो वेरियस वेरियस इंटरेस्ट रेट्स, जैसे बैंक में अलग रेट है, पोस्ट ऑफिस में अलग रेट है, और अलग अलग में अलग अलग रेट है, तो वो इंटरेस्ट रेट कैसे डिफाइन होता है? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, कैसे लोन देना है कि नहीं देना। जैसे सबका, अगर आप जाके 1 लाख का लोन लेंगे, आपको मिल गया, लेकिन कोई और गया उसको नहीं मिला, तो उसको क्यों नहीं मिला? उसका क्रेडिट स्कोर कम है, तो वो भी कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कंप्यूट होगा उसमें, ठीक है। ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी मतलब ये आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो गवर्नमेंट क्या करता है? स्पेंडिंग करता है, यानी बहुत सारा खुद से खर्चा करता है, मतलब ब्रिज बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, वो सब हो गया। टैक्सेशन, कितना टैक्स करना है? देखिए हर साल हम लोग अपना टैक्स चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स है जो भी, जीएसटी एसटी जो भी, तो उसका डिसीजन हो गया। बजटिंग, एक साल का हम लोग का बजट कितना है, उसको स्टडी करेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल और मॉनेटरी में डिफरेंस था। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी पढ़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल थ्योरीज। तो बहुत सारा थ्योरीज है, जैसे केनीजियन है और बहुत सारा लोग है, वो लोग थ्योरीज दिए, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर। ये जो भी ये लोग थ्योरी बनाया ना, प्रीवियसली जो जो इकोनॉमी में हुआ है, उसको एग्जामिन करके ये लोग थ्योरीज बनाया, तो हम लोग उसी को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा नहीं है, अपना भी कंडीशन इकोनॉमी का वैसा ही है, तो ये जो डिसीजन लिया हम भी वही डिसीजन लेंगे, तो क्या हम लोग का भी वो सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक, क्लियर। अब उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होता है कि हम लोग का जो मैक्रो इकोनॉमिक जो हम लोग का वो है, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारा चेंजेस आता है, तो उसको चेंजेस को हम लोग को कैलकुलेट, कंप्यूट, अंडरस्टैंड, उस सबके लिए हम लोग को दरकार पड़ता है एक वेरिएबल्स का। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि आटा,
अगर हम बोलेंगे आपको आटा लेके आइए, तो आपके मन में हो ना कितना किलोग्राम से कुछ भी, तो एक यूनिट हम लोग को प्रोवाइड करेगा, तभी हम लोग को क्लैरिफिकेशन होगा। तो वेरिएबल वही यूनिट है जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब जो भी आउटपुट है उसका वैल्यूज क्या क्या है। तो ये बेसिकली एक यूनिट प्रोवाइड करता है। क्या है? मैक्रो वेरिएबल्स आर मेजरेबल फैक्टर्स, यानी जो मेजर हो पाए, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो भी अगर हम लोग को डेटा प्रोवाइड करेगा, तो सपोज करते 100, वही एग्जांपल 100 यूनिट्स और 110 यूनिट्स, तो हम लोग को पता चल रहा है ना कि 100 से 110 में हम लोग का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, हम लोग का परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या हुआ, बड़ा इंक्रीज हुआ, और बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी भी हम लोग आगे फिर इन द सेंस पढ़ पाएंगे, ठीक है। दीज वेरिएबल्स कैप्चर लार्ज स्केल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड कंडीशन। तो जो भी लार्ज स्केल यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। तो जो भी ट्रेंड्स है, कंडीशंस है, उसको भी स्टडी करता है, हेल्पिंग पॉलिसी मेकर्स एंड एनालिस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक स्टेट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। समझे पॉइंट क्लियर? ये हो गया। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल दो टाइप का होता है, एक होता है स्टॉक वेरिएबल और एक होता है फ्लो वेरिएबल, ठीक है। तो स्टॉक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? स्टॉक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कंप्यूट करते हैं। जैसे बैलेंस शीट एक साल में हम लोग एक बार बनाते हैं, तो उसी टाइप उसी को बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। इसका स्पेशल फीचर क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल दैट मेजर्स अ क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी एक क्वांटिटी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग का कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग को लगे स्टॉक वेरिएबल। इट रिप्रेजेंट्स अ स्नैपशॉट ऑफ एन इकोनॉमिक फैक्टर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट रेदर देन एन ओवर अ पीरियड। अच्छा, ओवर अ पीरियड बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो वेरिएबल। जैसे हम लोग सैलरी अर्न करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अर्न नहीं करते, एक महीना, जैसे हम लोग को सैलरी कितना होता है, मंथली सैलरी होता है, या फिर पर एनम जो हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो ये जो सैलरी है या आइदर मंथ बेसिस पे या एनुअल या ईयर बेसिस पे मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं है, ये हम लोग का या तो एक मंथ का है ना एक ईयर का, एक क्वार्टर का है, तो यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही चलता है। तो जो भी वेरिएबल हम लोग को डेटा प्रोवाइड करेगा फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। और जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग को बताएगा कि कितना क्वांटिटी कुछ भी है, उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉक वेरिएबल। इसका की फीचर्स और एग्जांपल समझेंगे तो हम लोग को और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो की फीचर्स क्या क्या है? मैं पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉइंट ऑफ इन टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? कैपिटल स्टॉक। हम लोग के पास अभी कितना मशीनरी है, जैसे आज कितना डेट है, आज है 3 तारीख, तो 3 तारीख को हम लोग के पास कितना स्टॉक है, तो ये हम लोग एक दिन का देखें 3 तारीख को, और नेक्स्ट डे अगर हम क्या देखेंगे 4 तारीख को, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं। बिल्डिंग्स, कितना बिल्डिंग है, कितना इक्विपमेंट है, ओन्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मनी सप्लाई, एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी एक पीरियड सॉरी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग के पास अभी मार्केट में कितना मनी सप्लाई है। द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट ए गिवन मोमेंट, यानी इस मोमेंट में हम लोग का कितना मनी का कितना अमाउंट है सर्कुलेट कर रहा है। सपोज कहते हैं 1 करोड़, अभी के टाइम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग का जो मनी का सप्लाई हो मार्केट में, यानी मनी का अमाउंट कितना है, 1 करोड़ का। अब नेक्स्ट मोमेंट ये फिर चेंज हो जाएगा, तो ये ऑन मतलब पॉइंट बेसिस पे होता है, एक एक टाइम के पॉइंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। उसके बाद वेल्थ, वेल्थ क्या है? द टोटल एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम पे आपके पास कितना वेल्थ है, तो ये भी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद इन्वेंट्री लेवल, जो हम लोग का स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये भी हम लोग टाइम टर्म, जैसे आज 3 तारीख को अपना 110 है, 4 तारीख को हम लोग और 10 प्रोड्यूस किया 120, तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया? स्टॉक वेरिएबल्स का। और फ्लो वेरिएबल में क्या है डिफरेंस, क्या है कि फ्लो वेरिएबल की जैसे बताइए इनकम सेल्स, तो सेल्स हम लोग कैसे बताते हैं? मंथली सेल्स, ईयरली सेल्स, डेली सेल्स। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताता कि 3 बजे इतना सेल हुआ, 4 बजे इतना सेल हुआ, हम लोग क्या पूरा ये बताते हैं कि आज के पूरे दिन में कितना सेल हुआ, तो ये पूरा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फ्लो वेरिएबल होता है वो क्या होता है? ये टाइम के साथ हम लोग को डेटा प्रोवाइड करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक वेरिएबल डू नॉट ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम, दे आर, तो और एक फीचर क्या होता है स्टॉक वेरिएबल, दे आर स्टैटिक। और उसका अपोजिट जो हम पढ़ाए अभी, फ्लो वेरिएबल क्या क्या होता है? इकोनॉमिक वेरिएबल दैट मेजर्स क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
और ये क्या होता है, जैसे वो स्टैटिक था तो फ्लो वेरिएबल क्या है, डायनेमिक है, क्योंकि चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक, अब इसका क्या क्या की फीचर्स है, रिफ्लेक्ट क्वांटिटीज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड के लिए बताता है। इसका क्या क्या एग्जांपल्स है, इनकम, एक्सपेंडिचर, एक महीना में हम लोग कितना खर्चा किए, एक दिन में कितना खर्चा किए, ऐसा। प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस किए, एक साल में, एक महीना में कितना प्रोड्यूस किया। सेविंग्स, हम लोग कितना अभी सेव कर पा रहे हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मंथ में कितना सेव किया, कैसा नहीं किया, ये हो गया। और कंपैरिजन में हम लोग समझ ही गए स्टॉक वेरिएबल और उसका, और ये है उसका डिफरेंस, एकदम सेम जो वो डिफरेंस था वही डिफरेंस है, पढ़ के वही मेजर मेजर पॉइंट है उसको समझ लो, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, स्टैटिक, डायनेमिक, इसके एग्जांपल्स कैपिटल स्टॉक, मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेविंग्स। इसका मेजरमेंट कब होता है, पर्टिकुलर टाइम एज ऑफ टुडे और ओवर अ टाइम इन इंटरवल। और उसके बाद इंटरलेशन क्या है, फ्लो वेरिएबल कैन चेंज स्टॉक वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर हम लोग का फ्लो वेरिएबल में चेंज होगा तो हम लोग का स्टॉक वेरिएबल में भी चेंजेस होगा, ठीक है। कैसे समझेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है, स्टॉक वेरिएबल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लो, यानी फ्लो में चेंज होगा तो स्टॉक में चेंजेस होगा। जैसे हम लोग सेविंग किए, इस मंथ का हम लोग सेविंग किए 20 के, 20,000 रुपए हम लोग सेव किए, तो वो हम लोग का कहाँ पे चला जाएगा, जो 20,000 हम लोग सेव किए वो हम लोग का किस में ऐड होगा, वेल्थ में। वेल्थ अपना कौन सा फैक्टर है, स्टॉक वेरिएबल या फ्लो वेरिएबल, स्टॉक, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम नहीं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या होगा, सेविंग्स जो अपना फ्लो वेरिएबल है उसमें हम लोग का चेंज है, यानी सेविंग हम लोग का इंक्रीज हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का वेल्थ इंक्रीज किया। वेल्थ अपना क्या है, फ्लो स्टॉक वेरिएबल, यानी फ्लो वेरिएबल में चेंज आएगा तो स्टॉक वेरिएबल में भी चेंज आएगा। समझ में आया पॉइंट, हाँ उठाओ एकदम सेम एग्जाम्पल, ठीक है सर, এটা হয়ে গেছে। नेक्स्ट लास्ट अब हो जाएगा धीरे, ओके 5 बज गए, ठीक है, और जल्दी कर देता है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ऐसा इकोनॉमी जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, जो भी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड करेगा उसको क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इंडिया, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, और फॉरेन का जो डिमांड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो भी करते हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गया, ठीक है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो गया, इसका अपोजिट, जो भी कंपनी, जो भी इकोनॉमी बाहर का कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगा और कोई भी फाइनेंशियल इंटरलेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, जो भी करेगा खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर करेगा। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल क्या है, हमेशा याद रखिए, क्लोजेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, वहां भी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन बहुत सारा ट्रेड बैरियर्स है, ठीक है, कि इतना पे इतना ही होगा, इतना होगा उतना, वो मतलब वो ना के बराबर ही है, ठीक है, ये हो गया। तो ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी समझ लिए, इसका फीचर्स और पढ़ेंगे तो और हो जाएगा, ये डिफरेंस दोनों का बीच का, ये भी इजी है। कैपिटल गुड क्या होता है, एक ऐसा गुड जिसको हम लोग यूटिलाइज करके, यानी उसके ऊपर और फर्दर प्रोडक्शन करके हम लोग एक नया फिनिश्ड गुड बनाते हैं। यानी कैपिटल गुड डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं होता है, आर फिजिकल एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड एक ऐसा गुड है जिसको हम लोग यूटिलाइज करके फर्दर और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, अगर हम लोग वाटर प्यूरिफाई करके सेल कर रहे हैं तो हम लोग को एक तो वाटर प्यूरिफायर तो चाहिए रहेगा, तो ये हम लोग सपोज करते हैं परचेज किए, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं और इसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर प्यूरिफायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं पानी को प्यूरिफाई करने का, तो ये वाटर प्यूरिफायर क्या है अपना, सिमिलरली एक कार लिए हम लोग, कार परचेज करके क्या कर रहे हैं, उसको उबर को दे दिया या फिर किसी को टैक्सी चलाने के लिए दे दिए, तो वो क्या कर रहा है, हम लोगों को इनकम जनरेट करके हम लोगों को दे रहा है, तो वो किस कौन सा गुड आएगा, कैपिटल गुड। यानी कोई भी गुड हम लोग परचेज कर रहे हैं और उसको फर्दर यूटिलाइज करें फॉर प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड। और कंज्यूमर गुड और फाइनल, अच्छा पहले कंज्यूमर गुड देख लेते हैं, और कंज्यूमर गुड क्या होता है, उसका अपोजिट,
यानी जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग को, ये क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, परचेज करते हैं फॉर इमीडिएट पर्सनल यूज और कंजम्पशन। जैसे सेम एग्जांपल है, यानी कोई भी गुड कैपिटल है या फिर कंज्यूमर गुड है, डिपेंड कर देगा उसका यूज पे। अगर ये सेम वाटर प्यूरिफायर हम अपना घर पे लगा के पानी को वाटर मतलब प्यूरिफाई करके हम पी रहे हैं, तो उससे हम लोग कोई सेल्स या फिर कोई इनकम जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये हम लोग का कौन सा गुड हो जाएगा? कंज्यूमर गुड। और सिमिलरली जो कार हम लोग उबर को दे रहे थे, वो कार हम लोग खुद मेरे घर के लिए और इसमें मेरा फैमिली ट्रैवल करता है, उससे भी कोई इनकम जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो वो भी कौन सा गुड हो जाएगा? कंज्यूमर गुड। तो कोई भी गुड कंज्यूमर है या कैपिटल है, किस पे डिपेंड करता है? उसका यूज पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैन अ फाइनल गुड बी अ कैपिटल गुड? फाइनल गुड मतलब वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो क्या सच अ फाइनल गुड कैन बी अ कैपिटल गुड? तो यस, इट कैन बी अ। इसका एग्जांपल क्या है? कार। तो अब जैसे एक उबर कंपनी है, अगर वो कार परचेज करेगा तो उसको भी पूरा कार देगा, और अगर हम भी परचेज करेंगे तो मेरे को भी, यानी अगर कैपिटल गुड भी हम लोग परचेज कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर भी परचेज कर रहे हैं, तो दोनों को कार सेम देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है आप कंपनी वाले हैं तो आपको बिना चक्का का देंगे, और ये घर में कंज्यूम करेंगे तो हमको चक्का का कुछ ऐसा लगा के देगा। ऐसा नहीं है। तो यानी जो कार क्या है, ये फिनिश्ड गुड है, लेकिन ये कैपिटल गुड भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंटेंडेड यूज। समझ में आया? कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, ये डिफरेंट टाइप्स है। अब लास्ट ईयर क्लास में लोग इतना ही किए थे, अब ये और 3 टॉपिक आज का बचा हुआ। पहला है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एकदम वर्ड टू वर्ड अगर समझेंगे तो क्या, हम लोग इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ऑफ गुड्स that businesses hold during a given period of time। 1 अप्रैल को मेरे पास जो स्टॉक था, ठीक है, उसका मतलब स्टॉक प्रोड्यूस किए, कितना स्टॉक सपोज करते हैं 10 लाख का किए। 31 मार्च को उसी का मतलब 1 साल हो गया, 1 साल के बाद अब उसका हो गया 12 लाख। तो हम लोग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए अपना इन्वेंट्री में, तो उसी को मेजर करता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? चेंज कितना? 2 लाख रुपीज का इन द स्टॉक ऑफ गुड्स दैट बिजनेस होल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहा है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे किसका बात हो रहा है? गुड्स प्रोडक्शन का। तो किसका कंपोनेंट हो गया? ऑब्वियसली जीडीपी का, एज इट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब किस किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम लोग का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। रॉ मटेरियल्स के ऊपर करेंगे, यानी हम लोग को 1 अप्रैल के पास 10 लाख का रॉ मटेरियल था, 31 तारीख को 12 लाख का रॉ मटेरियल, तो जो इंक्रीज हुआ। उसका वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत सारे गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिनिश अभी नहीं हुआ है लेकिन स्टॉक में पड़ा हुआ वो। और तीसरा फिनिश्ड गुड्स, यानी ये 0 लेवल पे है, ये 1 से 99 पे है, और ये 100% इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल्स में हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कुछ भी नहीं किया, और वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कुछ कुछ काम उसमें हुआ है, और फिनिश गुड 100% हम लोग का प्रिपेयर्ड है। तो ये तीनों में जो भी हम लोग का चेंजेस आएगा, उसी चेंजेस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड का डिफरेंस जो ऊपर में हम लोग समझे थे वही सेम, ये फिनिश प्रोडक्ट जो भी एक बार पढ़ के देख लीजिए, कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं है। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच में डिफरेंस पता है गुड्स के बीच में आपको? तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है कि जो कि लंबे समय तक हम लोग प्रिजर्व करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कार, वॉशिंग मशीन, और जो भी मशीनरी होता है। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? एक ऐसा गुड्स जो कि कम टाइम, जिसका मतलब एग्जिस्टिंग टाइम बहुत कम होता है, जैसे फूड, जैसे एक बिस्किट और एक वॉशिंग मशीन का सेम टाइम तक चलेगा? नहीं चलेगा, तो उसका एक्सपायरी डेट है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कि कम टाइम तक जिसका हम लोग यूज कर पा सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो ये कैपिटल, ये कंफर्म हो गया, इजी। अब लास्ट दो टॉपिक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या मेजर करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड एडिशंस टू इन्वेंटरीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वही सेम एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, 10 लाख का मेरा अभी का इन्वेस्टमेंट है, बढ़ के 12 लाख हुआ, यानी चेंज कितना आया, 2 लाख। तो 2 लाख अपना क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री के ऊपर नहीं किए, न्यू कैपिटल गुड्स पे भी कर सकते हैं, इन्वेंटरीज भी खरीद कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ऑन कैपिटल गुड्स, इन्वेंटरीज और डिफरेंट एसेट्स के ऊपर, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा न्यू प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रहे हैं। हो सकता है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में हम लोग परचेस किए थे एक वॉशिंग मशीन, ठीक है, 50,000 का सपोज करते हैं, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, 50K का किए थे, और उस साल का हम लोग का कितना था, 10 लाख था। और करंट ईयर में इस 50K वाला हम लोग का खराब हो गया, तो इसको क्या किया हम लोग, रिप्लेस किए, इसको बेच के हम लोग नया खरीदे, सपोज करते 60K का, 60K का हम लोग खरीदे, तो इस साल का हम लोग का चेंजेस कितना हो जाएगा, 10.1 लाख। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो लेकिन हम लोग का चेंजेस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये हो गया, तो ये जो मेजर चेंज हुआ, ये मेजर किस में आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। लेकिन आगे देखेंगे कि इसका कैसे एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। अभी तक समझ में आया ना कि कुछ भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, कुछ भी इन्वेंट्री या स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में हम लोग का बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट कंपोनेंट क्या होता है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी स्पेंडिंग ऑन फिजिकल एसेट लाइक मशीन, अच्छा मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट है, ये सब अपना फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट पे जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी इन्वेंट्री के ऊपर हम लोग जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो ऊपर हम लोग अभी पढ़े थे। उसमें क्या है, अनसोल्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर जो भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सपोज करते हैं 2 लाख इसमें किए थे, 3 लाख इसमें किए। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो हम बताए ना 50, उसको रिप्लेस करके एक न्यू लेके आए 60,000 का, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग टू रिप्लेस वर्न आउट और डेप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लेवल्स। तो जो वॉशिंग मशीन था मेरा, पिछले साल जो खरीदे थे, वो मेरा जो कपड़ा जितना मेरा था वो 4 घंटे में पूरा धो के खत्म कर दे रहा था, तो उसके बाद हम उसमें अर्निंग कर रहे थे। लेकिन अब उसको लग रहा है 6 घंटा, अब प्लस मेंटेनेंस, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। तो हम इसको क्या किए कि पुराना हो गया, इसको बेच दिए, और इसको बेच के एक न्यू वॉशिंग मशीन लिए। क्यों, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लेवल। तो जो न्यू वॉशिंग मशीन लिए पुराने वाले को बेच के, वो भी हम लोग का किस में आएगा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। और लास्ट एक पार्ट होता है नेट इन्वेस्टमेंट, जैसे ग्रॉस होता है उसको फिर नेट भी होता होगा। ग्रॉस और नेट के बीच में ये डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का। अगर हम लोग ग्रॉस में से जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हम लोग का नेट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लोग इन्वेस्ट किए, सपोज करते हैं स्टेबल में, तो ये अपना एक तरह से इन्वेंट्री है। तो इसमें इन्वेस्ट किए, लेकिन साल के बाद ये डिटेरियोरेट होगा, मान लीजिए टूट गया, तो हम लोग न्यू लेंगे। तो ये डेप्रिसिएट जो कर रहा है, यानी ग्रॉस मतलब क्या, ये 50 का खरीदे और इसमें से हम लोग का 20 का डेप्रिशिएट हो गया, तो अब जो इन रियलिटी कितना का मेरे में चेंजेस आया, 30 का, 50 का ग्रॉस था, डेप्रिशिएट होगा 20 हुआ, तो नेट चेंज मेरे में कितना आया, 30 का। और वैसे ही जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसमें ही पढ़ेंगे। जैसे आप बोले थे ना कि स्टॉक बच गया, तो जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक था वो न्यू ईयर में अपना क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक एक साल हम लोग के पास रहा, तो ये डिप्रिशिएट भी करेगा। तो यानी ओपनिंग स्टॉक का प्रीवियस ईयर हम लोग का प्राइस सपोज करते हैं 10 पर यूनिट था, तो इस साल का वो बोलेगा कि प्रीवियस स्टॉक है, मतलब पिछले साल का स्टॉक है, हम इसको 9 पर यूनिट मिलेंगे। तो हम लोग का 1 रुपया पर यूनिट कमा, वही डिप्रिसिएशन है, तो उसको माइनस कर देंगे तो अपना क्या नेट फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस
इन्वेस्टमेंट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। मैक्रो इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो इसको क्या करता है, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट रहता है, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन जो कंपोनेंट में चेंज आता है उसके वजह से इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी चेंज होता है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स influencing GDP, economic stability, it reflects both maintenance of existing capital plus expansion। यानी इसमें ओपनिंग स्टॉक यानी जो प्रीवियस ईयर का है हम लोग का उसको भी कंसीडर कर रहा है, प्लस इस साल जो हम लोग नया प्रोडक्शन किए उसको भी ये कंसीडर कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब और क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट that adds to the existing stock of capital, same in an economy for after accounting depreciation। यानी इतना जो 3 लाइन का डेफिनेशन उसका मतलब क्या है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ इन प्रोडक्टिंग कैपेसिटी। उसमें हम लोग का दोनों कंसीडर कर रहा है, प्रीवियस ईयर का भी इस साल का भी, लेकिन इस साल हम लोग का एग्जैक्टली कितना प्रोडक्शन बढ़ा ये हम लोग को कैलकुलेट करके देगा नेट इन्वेस्टमेंट, एंड इज अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसका क्या इंडिकेटर है? ग्रोथ का। और नेट इन्वेस्टमेंट किसका है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एंड फ्यूचर आउटपुट पोटेंशियल, कि हम लोग का आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसका क्या क्या कंपोनेंट है? उसका 4 कंपोनेंट है, इसका 2 ही कंपोनेंट है। जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। और तो इसके बाद कुछ नहीं है। इसका डिफरेंस एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, पढ़ा देते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल स्पेंडिंग ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड एडिशन टू इन्वेंटरीज। अगर हम लोग न्यू परचेज कर रहे हैं उसको भी ये कंसीडर करेगा, और एग्जिस्टिंग को अगर हम लोग थोड़ा मतलब मॉड्यूल करें, जैसे सपोज करते हैं कि रूम का रेनोवेट करा दिए तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उसको भी ये कंसीडर कर रहा है। न्यू और एग्जिस्टिंग में जो भी चेंज आ रहा है उसमें कर रहा है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? नेट इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक आफ्टर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो आप जैसे रूम में रेनोवेट कराए, ठीक है, रूम 1 सपोज करते हैं रेनोवेट कराए, तो पहले उसका ले रहे थे 10,000 पर मंथ, रेनोवेट करा दिए तो अब ले रहे 15,000 पर मंथ। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस का हो गया? 15 का। बट इसमें से डेप्रिसिएशन जाएगा, रूम का भी, रूम एक्चुअली डेप्रिशिएट नहीं होता है, इंक्रीज ही होता है, बट उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो वैल्यू डिराइव होगा सिर्फ हम उसको कंसीडर करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। और इसका क्या है? इंक्लूड्स बोथ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कोई स्टॉक को या कोई कैपिटल गुड को हम लोग रिप्लेस करके नया लाए उसको भी कंसीडर करेगा, और जो नेट अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको भी ये लेगा। एक्सक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी हम लोग कुछ भी रिप्लेसमेंट किए हैं इस साल वो अपने नेट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन माने डिप्रिसिएशन में हेड अंदर वो ऐसे है होता। ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। वो सेम फॉर्मूला है, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। और नेट इन्वेस्टमेंट बोलते तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। समझ में आया फॉर्मूला? और उसके बाद लास्ट क्या है? पर्पस क्या क्या है? रिफ्लेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट, और इसमें एक्चुअल ग्रोथ ऑफ कैपिटल। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया वो नहीं देख रहा कि क्या उसमें रिप्लेसमेंट किया या कुछ भी किया, और इसमें एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ उसको कंसीडर करेगा। ठीक है। इंडिकेटर क्या है? ब्रॉडर मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वही जीडीपी या ग्रोथ, और स्पेसिफिक मेजर ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी मेजर, यानी हम लोग कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा उसको करेंगे। अब जो एग्जांपल दे रहे थे ना कि वो रिप्लेसमेंट वाला, वो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अगर इफ अ कंपनी स्पेंड्स 1000 ऑन मशीन्स, ठीक है, यानी हम लोग मशीनरी परचेज किए कितना रुपीस का? $1000 का सपोज करते हैं, इंक्लूडिंग रिप्लेसिंग ओल्ड वंस। तो इस 1000 में क्या क्या इंक्लूडेड है? 700 का हम लोग न्यू परचेज किए और 300 को हम लोग रिप्लेस करवाए। ठीक है। तो ये जो हम लोग का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो क्या बोलेगा? ये दोनों को मिला के हम लोग का टोटल कितना हुआ? तो हम लोग का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1000। अब एग्जांपल में क्या कर रहा है? इफ 300 ऑफ दैट इज यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन्स, यानी ओल्ड मशीन को हम लोग रिप्लेस किए कितना रुपीस में?
300 रुपीज में, द रिमेनिंग 700 इज, यानी हम लोग का जो रिमेनिंग हम लोग फॉर्मूला किए थे ना कि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, जिसमें इंक्लूडेड रहता है रिप्लेसमेंट वाला कॉस्ट। तो ग्रॉस हम लोग कितना था 1000 माइनस डिप्रिसिएशन या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना अपना 300, तो हम लोग का नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, समझ में, ग्रॉस और नेट का बीच का ये डिफरेंस था। क्लियर, तो ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें हम लोग जो भी सीखे हैं वो आगे आगे चैप्टर में वो सब टर्म्स डायरेक्टली यूज होगा, तो वहां फिर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ये आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 10 मार्क्स का चैप्टर है। अब नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट करना क्वेश्चन हमारे पे। क्लियर, एक बार रीड आउट कर लेना घर में आके, और फिर पीडीएफ ऐप में अपलोडेड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूरा क्लियर? वो एक्चुअली हंस रहे थे मेरे बंगाली पे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, हाँ करा दिए पूरा। ये वाला समझ में आया था ना, क्या बोलते ओपन और क्लोज इकोनॉमी, जो भी ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी रहेगा, और दो दो इसका टर्म रहता है, पहला इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर ये कोई कंपनी मतलब कोई भी इकोनॉमी दोनों करेगा तो वो ओपन है, और जो नहीं करेगा वो है क्लोज। ठीक है, ये बेसिक डिपेंडेंट है, अब उसी के ऊपर फिर इसको और बढ़ा बढ़ा के करेगा। अब जैसे हम लोग बाहर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा, करेंसी एक्सचेंज करना होगा। अब हम लोग रुपया में नहीं सेल कर सकते और वो भी डॉलर में नहीं सेल कर सकते, तो एक हम लोग को कोई कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग करेंगे, जो क्या है डॉलर से। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होता है किस पे होता है, डॉलर्स पे होता है, तो उसमें क्या होगा, करेंसी एक्सचेंज होगा। ठीक, और उसके बाद अगर कोई क्लोज इकोनॉमी है, बाहर से किसी को मतलब ही नहीं है, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज कभी आएगा ही नहीं। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट विथ अदर इकोनॉमिक्स। अब अगर हम लोग किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट ले रहे दे रहे हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और हम लोग को जो भी पॉलिसीज बनाना होगा वो ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए बनाना होगा। ऐसा जो मेरा कंट्री जैसे यूएसए और इंडिया दोनों को सुटेबल हो, दोनों को जो साथ लेके चले, वैसा ही पॉलिसीज बना पड़ा है। तो यूएसए भी हम लोग के ऊपर कुछ मामले में डिपेंडेंट है, हम लोग भी उसके ऊपर कुछ मामलों में डिपेंडेंट है। लेकिन जो बाहर में कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जिसको कुछ बाहर का देश से मतलब ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको जो भी प्राइसिंग रखना होगा प्राइस रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, करेगा। लेकिन इंडिया अगर कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका प्राइसिंग डिसीजन वो कैसे लेगा, यूएसए का मार्केट को एनालाइज करके लेगा। ये नहीं कि आज 10 रुपए था फटक से बढ़ा के कर दिया 1000 रुपए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, सेल्फ सफिशिएंसी, फोकसेस ऑन स्पेशलाइजेशन एंड ग्लोबल ट्रेड दैट टू मीट नीड्स। अच्छा, हम लोग के इंडिया में बहुत कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम लोग तब एक्सपोर्ट किस चीज को कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे स्केर्सिटी है, जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन है जो हम लोग को यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वही हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग के घर में सिंपल एग्जांपल चीनी है, तो हम लोग बाहर से चीनी मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे, जो चीज का स्केर्सिटी है वही मंगवाएंगे। तो स्पेशलाइज्ड गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, रिलाइज ऑन डोमेस्टिक रिसोर्स, ये मतलब ये जो डोमेस्टिक में प्रोड्यूस करेगा उससे ही काम चलाएगा। अगर चीनी है तो इसको चीनी से चलाएगा, अगर इसके यहाँ पे हनी नहीं होता है तो हनी कभी नहीं लेगा, चीनी से ही काम चलाएगा, ऐसा। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, चीनी से ही प्रोड्यूस करेगा, चीनी से ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, हमेशा हर कंट्री, और जो रेयर इन मॉडल, और क्लोजेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम में जब भी लिए क्लोज एग्जाम्पल लीजिएगा, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, सब क्लियर? ऑफ करें इसमें, डाउट तो नहीं है कुछ?